नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपको स्वागत करता हूं इंडियाज़ फार्मिंग में। दोस्तों, आज की एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि पापाया फार्मिंग हम लोग कैसे करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जो पापाया फार्मिंग की जो सीक्रेट्स है वो सीक्रेट्स अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमको पापाया फार्मिंग में काफ़ी मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैंड सिलेक्शन पापाया फार्मिंग के लिए किस तरीके की लैंड होनी चाहिए। तो पापाया फार्मिंग के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा जो लैंड का पीएच जो कि 6.5 से 7.5 या 8 तक भी होगा तो भी चलेगा। और हमारा लैंड कैसी होनी चाहिए, ब्लैक सॉइल या हमारा रेड सॉइल, ये दोनों होगा तो चलेगा, लेकिन पानी जम के नहीं रहना चाहिए। अच्छा हमारा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। अगर बारिश हुआ तो बारिश का पानी अच्छी तरह से फ्लो होके चला जाना चाहिए, पानी जम के नहीं रहना चाहिए। अगर जम के रहा तो हमको पापाया का जो प्लांट है उसको दिक्कत हो सकता है। तो ये हमको इंश्योर करना पड़ेगा लैंड सिलेक्शन में। दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे कि पापाया फार्मिंग के लिए टेम्परेचर या किस टाइप का मदर नेचर या इन्वायरमेंट चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा अगर ठंडी होता है या पाला बढ़ता है तो एरिया पे अगर हम लोग पापाया फार्मिंग करेंगे तो अच्छा नहीं होता है, तो हमको अवॉइड करना पड़ेगा लो टेम्परेचर को। और हाई टेम्परेचर का अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर 37 या 40 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम चलेगा। अगर 40 के ऊपर जाता है तो भी पापाया फार्मिंग के ऊपर इतना जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट हमको नहीं आएगा। तो हमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखना पड़ेगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। और हमारा जो पाला पड़ता है वो एरिया पे भी अगर हमको पापाया का फार्मिंग करेंगे तो उसमें भी हमको नुकसान हो सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे लैंड प्रिपरेशन के बारे में। दोस्तों, अगर लैंड प्रिपरेशन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लैंड को अच्छी तरह से 2 बार जुताई करना पड़ेगा। और उसके बाद हमको पर एकड़ के हिसाब से 5 टन से 10 टन काऊ मैन्योर हो या गोट का मैन्योर हो वो उसको डाल के थर्ड टाइम पे हमको अच्छी तरह से जुताई करना पड़ेगा। जुताई होने के बाद उसको 1 महीना तक छोड़ देंगे ताकि जो हमारा फंगस रहेगा या जो भी बैक्टीरिया रहेगा वो सोलर रेडिएशन की वजह से वो मर जाएगा। उसके बाद हमको प्लांट की जो पौधा की रोपाई करने का प्लान करना पड़ेगा। अभी हम लोग बात करेंगे कि जो पापाया की जो पौधा है वो उसका लगाने का सही टाइम क्या है। साल में नॉर्मली हम लोग 2 बार पौधे को लगा सकते हैं। जैसे 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आप लगा सकते हैं, नहीं तो 15 फरवरी से 15 मार्च तक आप लगा सकते हैं। और अगर 15 फरवरी से 15 मार्च तक लगाते हैं तो उसकी 45 डेज पहले ही आपको आपका जो लैंड प्रिपरेशन चालू करना पड़ेगा। अगर आप 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक अगर लगाना चाहते हैं तो वो हिसाब से 45 डेज से पहले आपको लैंड प्रिपरेशन आपको चालू करना पड़ेगा। अगर आप पौधे की बात करें तो पौधा लगाने से पहले 60 डेज पहले आपको नर्सरी रेडी करना पड़ेगा। और 60 डेज की नर्सरी प्लांट को आप ज़मीन पे लगा सकते हैं या आपको नर्सरी चारा के हिसाब से आप प्लांटेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग को पापाया की वैरायटी की अगर बात करें तो ये नॉर्मली 2 टाइप का रहता है। जैसे एक है द्विलिंग और दूसरा है उभयलिंग। द्विलिंग क्या होता है कि नॉर्मली इसमें एक मादा पौधा रहता है और एक नर पौधा रहता है। जिसमें हमारा अगर प्लांट सिलेक्शन अगर बात करें तो मादा पौधा नॉर्मली 90 प्लांट्स हम लोग सिलेक्शन करते हैं और नर पौधा नॉर्मली 10 होता है। अगर हम लोग बात करें 90 प्लस और माइनस 5% हम लोग पकड़ते हैं। तो 90 से 95 तक हमारा क्या रहेगा, मादा पौधा रहेगा 90 से लेकर 95, और जो नर पौधा रहेगा 5 से लेकर 10 तक रहेगा। यह हमारा दिलिंग के लिए। और उभयलिंगी का अगर हम लोग बात करें, उभयलिंगी क्या होता है, इसमें एक मादा पौधा रहता है और एक उभयलिंगी पौधा रहता है। जो मादा पौधा है उसमें तो फ्रूट आएगा, उसके साथ साथ तो उभयलिंगी पौधे में भी फ्रूट आएगा। मादा पौधा में ज़्यादा फ्रूट आएगा लेकिन उभयलिंगी पौधा में थोड़ा सा
कम आएगा कंपेयर टू मादा पौधा। अगर हम लोग दिलिंग वैरायटी की अगर बात करें तो इसमें पुष्पा डबार्फ आता है और पुष्पा नन्हा आता है। और उभयलिंगी की अगर हम लोग बात करें तो आर्का सूर्या आता है, आर्का प्रभात आता है, रेड लेटी आता है और सिंटा आता है। तो आजकल जो ज़्यादा पॉपुलर जो है वो उभयलिंगी है और उसमें से ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी बोलेगा तो वो रेड लेडी है। दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे पौधा लगाने के बारे में। तो पौधा टू पौधा जो डिस्टेंस रहना चाहिए वो 5 रहना चाहिए और जो रो टू रो डिस्टेंस रहना चाहिए वो 6 रहना चाहिए। नॉर्मली लोग 5/6 भी लगाते हैं और 6/6 भी लगाते हैं, लेकिन 5/6 जो है वो काफ़ी पॉपुलर है और उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। अगर हम लोग 5/6 अगर लगाएंगे, 5/6 मीन्स 5 फुट बाई 6 फुट अगर हम लोग लगाएंगे तो पर एकड़ में हमारा 1400 पौधा आएगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि पर जहाँ पे भी हम लोग पौधा लगाएंगे वहाँ पे खड्डा खोद के पौधा लगाने की 10 दिन पहले 5 से 10 किलो सड़ा हुआ गोबर या डिकम्पोज काऊ मैन्योर हो या गोट का मैन्योर हो वो डालना पड़ेगा। डाल के हम लोग 10 दिन के लिए छोड़ देंगे। और प्लांट लगाने की 2 दिन पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो काऊ का मैन्योर रहेगा या गोट का मैन्योर रहेगा उसके साथ साथ हमको 90 ग्राम से यूरिया मिक्स करना पड़ेगा, 110 ग्राम हमारा पोटास मिक्स करना पड़ेगा और 140 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट हमको मिक्स करके उसमें हल्का सा पानी छोड़ के 2 दिन तक हमको छोड़ देना है, ताकि जो भी हीट जनरेट होने वाला रहेगा तो वो हीट पानी की वजह से ऑटोमेटिक वो डाउन हो जाएगा। और उसके बाद हमको क्या करेंगे ना, हमारा जो पौधा रहेगा नर्सरी में बना हुआ जो 60 डेज़ का पौधा रहेगा वो पौधा को हम लोग उसमें प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो लाइन रहेगा स्ट्रेट होना चाहिए, रो भी स्ट्रेट होना चाहिए। और पर एकड़ में आप 5/6 हिसाब से अगर लगाएंगे तो आपका 1400 पौधा जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे फर्टिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। जैसे शुरुआत में हम लोगों ने 90 ग्राम यूरिया, 110 ग्राम पोटास एंड 140 ग्राम हम लोगों ने सिंगल सुपर फॉस्फेट दिया था। सेम शेड्यूल हमको 60 डेज़ के बाद रिपीट करना पड़ेगा। अगेन 40 डेज़ के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है वो थोड़ा कम कर देना पड़ेगा और जो यूरिया और ये पोटास है थोड़ा सा हमको बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे हमारा कंटिन्यू हमारा शेड्यूल चालू रहेगा। जैसे जैसे हमारा जो पौधा हमारा बढ़ते चालू हो जाएगा तो वो टाइम पे हमारा जो फर्टिगेशन जो है उसको थोड़ा थोड़ा हमको बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम लोग वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो नॉर्मली ये हमारा 3 सीजन में उसका जो शेड्यूल है वो अलग अलग रहेगा। जैसे नॉर्मली बारिश सीजनों में हमको सबसे कम पानी ज़रूरत रहेगा। जैसे शुरुआत में हम लोगों ने पपाया की जैसे प्लांट लगाया तो शुरुआत तौर में हमको ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा रहेगा तो एक तो चीज़ हमारा जो जड़ है वो जड़ सड़ने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। जैसे 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 ये 1 महीना या 2 महीना हो जाता है, जैसे 45 डेज तक हो जाता है, तो हमको थोड़ा सा उसका वाटर का जो क्वांटिटी है वो हमको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें विंटर में हमारा नॉर्मली ये लगता है कि हमारा जो टेम्परेचर कम है हमको पानी की ज़रूरत नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमको टेम्परेचर कम की वजह से हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हमारा जो नीचे का भाग जो रहता है वो एक्चुअली ज़मीन ड्राई रहता है। अगर ज़मीन अगर ड्राई रहा, प्लांट को अगर हमारा पानी नहीं मिला तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगा, और जाहिर से अगर प्लांट ग्रोथ नहीं हुआ तो अच्छा फ्लावर भी नहीं आएगा, अच्छा फ्लावर नहीं आएगा तो अच्छा फ्रूट भी नहीं आएगा। तो उसकी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, तो सही से हमको सफिशेंट पानी देनी चाहिए। तो हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि टेम्परेचर के साथ साथ हमारा जो नीचे जो मिट्टी है, ज़मीन है, वो ज़मीन का जो मॉइस्चर है वो जितना रहना चाहिए है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये पूरा ड्राई हो गया तो आपको शेड्यूल पे आपको प्रॉपर टाइम पे पानी देना पड़ेगा। अगर हम लोग समर की बात करें तो
कभी कभी हमको ये लगता है कि समर की सीज़न में कि हमारा जो ज़मीन है वो ड्राई हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है और ऊपर का जो ज़मीन है उसकी जो मॉइस्चर उड़ जाता है, लेकिन नीचे पानी जमा रहता है। और ऊपर की हीट और नीचे पानी रहने की वजह से हमारा तना सड़न या जड़ सड़न वो जो बीमारी है वो लग जाता है। तो वो केस में हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो जितना भी जो मिट्टी रहेगा प्लांट की आजू बाजू में, जो मिट्टी रहेगा वो प्लांट की आजू बाजू का मिट्टी को निकाल देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सूखा घास रहेगा, सूखी घास रहेगा, वो प्लांट की आजू बाजू में रखेंगे ताकि जो हीट जाएगा वो हीट डायरेक्ट रूट में ना गिरे, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो 38 के ऊपर जो जाता था वो कम हो जाएगा और ये जड़ सड़न होने का चांसेस जो कम हो जाएगा। अगर जड़ सड़न चालू हो गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्लांटेक्स या कॉपर ऑक्साइड का जो पेस्ट बना के रूट एरिया पे, जहाँ पे ज़मीन का जो मिट्टी एंड हमारा पौधा का जो रूट है जो मिला हुआ आता है, वो एरिया पे हमको उसका लेपन करना पड़ेगा या थोड़ा थोड़ा ड्रिंचिंग करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये जड़ सड़न चालू हो गया है और हमारा जो पौधा है वो पौधा का जो पत्ता है और पीला पीला हो गया है, येलो टाइप का हो गया है, तो वो केस में ये बहुत डेंजर है। तो वो केस में हमको क्या करना पड़ेगा ना, जो रोडोमिल है, रोडोमिल का 1 ml को प्रति मिलीलीटर हमको क्या करना पड़ेगा, पानी में मिक्स करके पर प्लांट को हमको 50 ml उसकी रूट में हमको स्प्रे करना पड़ेगा, सही से स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन ये इंश्योर करना पड़ेगा ये जो रोडोमिल पत्ते के ऊपर ना गिरे। तो इसकी प्रयोग से तना सड़न या जड़ सड़न बोलते हैं, वो रोग से प्लांट को राहत मिल जाएगी। कई बार क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी रहता है, लेकिन उसमें फ्लावर आने के बाद भी फ्रूटिंग नहीं होता है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो मेन रीज़न ये होता है कि हमारा ओजोन हार्मोन की कमी की वजह से ही होता है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है ना, हमारा जो जिंक एंड जो बोरोन है उसका कमी की वजह से ये होता है। तो मार्केट में काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह अवेलेबल रहता है, तो मार्केट से खरीद के या हम लोग घर पे खुद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बना के हम लोग उसको फ्लावर आने की टाइम पे स्प्रे अगर करेंगे तो इसकी कमी दूर हो जाती है और हमारा जो फ्रूटिंग है वो फ्रूटिंग होना हमारा चालू हो जाता है। ये नॉर्मली 2 से 3 बार अगर हम लोग छिड़काव करेंगे तो ये हो जाता है। नॉर्मली हमारा वंस अगर फ्रूटिंग आ जाता है तो फ्रूटिंग आता है, देन फ्रूट ये होता है, मैच्योरिटी होता है, देन अगेन फ्रूट फ्लावरिंग होता है, देन अगेन उसका फ्रूटिंग होके फिर वो ग्रोथ होता है। ये साइकिल कंटिन्यू चालू रहता है। तो इसकी वजह से अगर हमारा कभी ऐसा होता है कि फ्लावर आके अगर फ्रूटिंग नहीं होता है तो बीच बीच में हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट की छिड़काव करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बारिश की सीज़नों में फ्लावर की जो ऊपर की भाग में फफूंद की वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन वगैरह फ्लावर में हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी एक रीज़न होता है कि फ्रूटिंग ना होने का। तो अगर ये होता है तो वो टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्प्रे करते हैं वो टाइम पे उसके साथ साथ बाविस्टिन जो मार्केट में दवा मिलता है उसको ला के उसका 1 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोल के अच्छी तरह से अगर छिड़काव करेंगे या स्प्रे करेंगे तो इसकी इन्फेक्शन जो रहता है वो इन्फेक्शन वो ठीक हो जाता है और उसके बाद आपका जो फ्रूटिंग है वो भी चालू हो जाता है। अगर हम लोग पापाया फार्मिंग में सबसे बड़ा बीमारी की अगर बात करेंगे तो है वो लीफ कर्ल वायरस, या जिसको हम लोग बोलते हैं पन कुंचन रोग बोलते हैं। तो ये नॉर्मली क्यों होता है कि हमारा जो सफ़ेद मक्खी है वो सफ़ेद मक्खी की वजह से ये होता है। ये नॉर्मली डायरेक्ट पपाया के प्लांट पे नहीं होता है, लेकिन आजू बाजू में जो खरपतवार रहता है, खरपतवार की वजह से उधर से ये अट्रैक्ट होके हमारा पपाया में आता है और आके क्या करता है, ये फसल को, हमारा जो पत्ते को वो ख़राब करना चालू कर देता है। अगर आपको ऐसा दिखाई दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीम बेस्ट्रो पेस्टिसाइड जो रहता है उसको लेके हमारा उसका 3 ml लेके 1 लीटर पानी में मिला के उसको जो हमारा संक्रमण प्लांट है उसमें या पूरा फसल में आप अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए और हर एक 15 दिन में आप
2 से 3 बार स्प्रे कीजिए, तो ये जो बीमारी रहेगा ये ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है ये पूरा संक्रमण हो गया है तो आप वो प्लांट को निकाल के कहीं दूर जाके लेके खड्डा बना के उसको खड्डे में मिट्टी डाल के उसको लेवल कर दीजिए, तो ये बाकी जो आपका जो प्लांट है उसको वो स्प्रेड नहीं होगा। और इसकी इसकी साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ये नॉर्मली जो लीफ कल वायरस क्या होता है, आजू बाजू में आपके प्लांट में अगर खरपतवार वगैरह अगर ज़्यादा रहता है तो वो सफ़ेद मक्खी वगैरह उधर भी रहेंगे, जिसकी वजह से ये स्प्रेड होने का चांसेस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए आपकी जो पापाया का जो फार्म है वो खरपतवार से दूर रहे, साफ़ रहे, नीट एंड क्लीन रहे, तो ये हम आपका जो लीफ कल वायरस है वो सबसे कम होगा या ना के बराबर अब होगा ही नहीं। हम लोग जब भी पापाया का पौधा लगाते हैं वो नॉर्मली 70 to 90 डेज़ में उसका जो फ्लावरिंग वो चालू हो जाता है, और उसका जो फ्रूट पकना चालू होता है नॉर्मली 125 दिन से लेके 135 दिन तक। नॉर्मली ये चालू हो जाता है 125 से 135 दिन के अंदर। जब भी हमको फ्रूट पका है कि नहीं पका है उसका हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, कि नॉर्मली एक निडल हमको लेना है, और जो पका हुआ जो भी हमको लगता है कि ये पका हुआ या राइप कंडीशन पे है ये पपाया का फ्रूट, तो उसके ऊपर हल्का सा हमको एक लाइन मारना है। अगर उसमें से अगर वाइट वाइट अगर लिक्विड निकलता है तो ये अभी भी पकने के लिए टाइम है। अगर जो वाइट लिक्विड है अगर वो बंद हो गया, अगर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये पकने को रेडी हो गया है। तो वो टाइम पे आप अगर वाइट लिक्विड नहीं निकल रहा है तो वो टाइम पे आप वो पपाया को निकाल के लेके रख सकते हैं, और रख के आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं। अगर हम लोग को पपाया की अगर प्रोडक्शन की अगर बात करें तो जो हमारा ड्विलिंग रहता है वो नॉर्मली एवरेज उसका 30 kg आता है। ओवेलिंग प्लांट रहता है वो नॉर्मली 35 kg तक वो आता है। अगर ओवेलिंगी का अगर मादा प्लांट का अगर हम लोग बात करें तो वो 50 to 70 kg तक वो देता है। अगर हम लोग ओवेलिंगी का एवरेज अगर हम लोग पकड़ेंगे तो 30 से अगर 35 किलो या 40 किलो तक भी अगर आता है एवरेज, तो भी उसको हम लोग को अच्छा मानेंगे, क्योंकि ये अच्छा फ्रूटिंग में काउंट में वो आता है। दोस्तों आज की वीडियो पे सिर्फ इतना ही है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी आपके मन पे अगर कुछ डाउट्स है तो हमारे लिंक पे जाके हमको कमेंट्स करके बताइए, तो आने वाली जो वीडियो रहेगा उसमें उसका मैं आंसर देने के लिए कोशिश करेगा। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।